नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने कोशिका की सामान्य जानकारी देखी थी और आज की क्लास में हम कोशिका का स्ट्रक्चर समझेंगे, कोशिका की संरचना को समझेंगे, किस प्रकार से कोशिका बनी हुई है और कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों अंत तक बने रहे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए समझते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना को हम तीन भाग में बांटकर पढ़ेंगे। तीन अलग अलग भाग में हम कोशिका की संरचना को समझेंगे। इसके तीन भाग कौन कौन से इसमें, तो एक हम इसमें पढ़ेंगे, इसका एक भाग सुरक्षा कवच, और दूसरा हम देखेंगे इसमें कोशिका द्रव्य, और तीसरा इसका भाग हम पढ़ेंगे केंद्रक। ठीक है, तो तीन भाग में अलग अलग डिवाइड करके हम पूरा सेल स्ट्रक्चर को जानेंगे। एक एक चीज हम इसमें जानेंगे। आपका एक बार इसको आप जब पूरा पढ़ लोगे तो कोशिका से आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो तीन भाग है इसके, सुरक्षा कवच, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। सुरक्षा कवच भी दो प्रकार का होता है। एक होती है कोशिका झिल्ली और दूसरा होता है कोशिका भित्ति। ठीक है, सुरक्षा कवच यानी कि जो कोशिका की सुरक्षा करता है। तो दो प्रकार का सुरक्षा कवच है, एक कोशिका झिल्ली और दूसरा है इसमें क्या, कोशिका भित्ति। ठीक है, पढ़ेंगे आगे हम किन किन में यह पाई जाती है, किन कोशिकाओं में। फिर दूसरा भाग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक सेल बना के बता रहा हूं, जैसे कि ये एक कोई कोशिका है, पादप कोशिका है। ठीक है, तो ये कोशिका के चारों ओर एक ये सुरक्षा कवच है, ये एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। इस लिक्विड को हम कहते हैं क्या, कोशिका द्रव्य। और इस लिक्विड में ही एक गोल गाड़ी आकृति आपको दिखाई देगी, एक गोल गाड़ी आकृति आपको दिखाई देगी, जिसको हम कहते हैं क्या, केंद्रक। तो ये तीन भाग हम कोशिका में पढ़ेंगे, सुरक्षा कवच, कोशिका द्रव्य और तीसरा भाग पढ़ेंगे हम केंद्रक। ठीक है, तो सुरक्षा कवच दो प्रकार का होता है, एक होती है कोशिका झिल्ली और एक होती है कोशिका भित्ति। फिर ये जो कोशिका द्रव्य, जो कोशिका और केंद्रक के बीच में, कोशिका सुरक्षा कवच और केंद्रक के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और इसी लिक्विड में कोशिका के अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से अंग इस लिक्विड में हम पढ़ेंगे, एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जिकाएं, रिक्तिकाएं और लवक। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण कोशिका के अंग है। ये सारे के सारे अंग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इनको हम एक एक अंगों को समझेंगे, क्या क्या एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें ये जो बीच में गोल गाड़ी आकृति आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम कहते हैं क्या, केंद्रक। ठीक है, और इस केंद्रक के अंदर भी आपको एक लिक्विड देखने को मिलेगा, इस केंद्रक के अंदर भी आपको एक लिक्विड देखने को मिलेगा। इस लिक्विड को हम कहते हैं क्या, केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य भी दो भागों से मिलकर बना होता है। यहां पर जो ये लिक्विड है बीच में केंद्रक में पाया जाता है, यह केंद्रक द्रव्य दो भाग से मिलकर बना होता है। एक होती है इसमें राइबोज शर्करा और दूसरा होता है इसमें क्या, क्रोमेटिन जाल। तो ये जो राइबोज शर्करा है और क्रोमेटिन जाल है, दोनों से मिलकर केंद्रक द्रव्य बना है। ठीक है, अब जो ये राइबोज शर्करा है, ये भी दो प्रकार की शर्करा यहां पर हम पढ़ेंगे। राइबोज शर्करा दो प्रकार की है, एक है पेंटोज शर्करा और दूसरी है हेक्सोज शर्करा। पेंटोज शर्करा यानी कि वह शर्करा जिसमें कार्बन के 5 अणु पाए जाते हैं, उसको हम पेंटोज शर्करा कहते हैं। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए को। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए ये एक प्रकार की राइबोज शर्करा है, लेकिन कैसी है, पेंटोज शर्करा है, जिसमें कार्बन के 5 अणु पाए जाते हैं। तो डीएनए और आरएनए को हम इस केंद्रक द्रव्य में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा भाग है क्रोमेटिन जाल। आपको इसी द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में एक आकृति, इस जालनुमा इस प्रकार से आकृति देखने को मिलेगी। पूरा आगे हम डिटेल में जानेंगे, जिसे हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। फिर जब कोशिका का विभाजन होता है, एक से दो कोशिका बनती है, तब यह क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। और जब ये क्रोमेटिन जाल टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, या इसी को हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो यानी क्रोमोसोम और गुणसूत्रों को भी हम इस केंद्रक द्रव्य के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी चीजों से मिलकर पूरी कोशिका बनी होती है। ठीक है, तो कोशिका की संरचना में इन सभी का हम एक एक का अध्ययन करेंगे, अच्छे से बारीकी से हम इसका अध्ययन करेंगे साथियों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको एक एक चीज इसमें समझ में आने वाली है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कोशिका संरचना का ओवरव्यू बताया, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक अंगों पर बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुरक्षा कवच की। सुरक्षा कवच, ये जो सुरक्षा कवच है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि सुरक्षा कवच कोशिका की सुरक्षा करता है।
अब सुरक्षा कवच की बात करें तो दो प्रकार का सुरक्षा कवच होता है, एक होती है कोशिका झिल्ली और दूसरी होती है कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कोशिका झिल्ली, ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली की हम बात करें तो यह कोशिका झिल्ली में क्या क्या विशेषता आपको इसकी याद रखना है। तो कोशिका जो झिल्ली होती है यह 3 परत से मिलकर बनी होती है, याद रखिएगा कोशिका झिल्ली 3 परत से मिलकर बनी होती है, 3 परत से मिलकर बनी होती है, ठीक है। 3 परत कौन कौन सी होती है इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो कुछ इस प्रकार से आपको ये कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगी जो कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। अब ये जो कोशिका झिल्ली है इसकी 3 परत होती है, ठीक है, बाहर आपको ये चारों ओर देखने को मिलेगी ये झिल्ली। 3 परत इसकी कौन कौन सी होती है, तो एक इस प्रकार से आपको अंदर एक परत दिखाई देगी, इस परत को हम बोलते हैं आंतरिक परत, ठीक है, आंतरिक परत इनर मेम्ब्रेन। और एक होती है ये इस प्रकार से बाहर की ओर, कुछ इस प्रकार से ये एक परत होती है बाहर की ओर। तो ये 3 परतों से मिलकर कोशिका झिल्ली बनी होती है। अब इसमें जो 3 परत इसमें दिखाई दे रही है आपको, एक ये बाहरी परत और एक आंतरिक परत। तो बाहरी परत और आंतरिक परत प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा बाहरी परत और आंतरिक परत प्रोटीन की बनी होती है। जबकि ये जो मिडिल परत है, जो मध्य परत है बीच वाली, यह परत लिपिड की बनी होती है, याद रखिएगा मध्य परत लिपिड की बनी होती है और बाहरी और आंतरिक परत किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। तो यहां पर एग्जाम में आपका प्रश्न बनता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली याद रखिएगा लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और बुकों में दोनों का संयुक्त नाम आपको देखने को मिलेगा लिपोप्रोटीन, याद रखिएगा लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन बुकों में मिलेगा या कहीं कहीं आपको मिलेगा लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन एक ही बात है, लिपिड और प्रोटीन दोनों का संयुक्त नाम है लिपो यानी कि लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है कोशिका झिल्ली। तीसरी विशेषता आपको यह याद रखना है कि ये जो कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली किस कोशिका में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। याद रखिएगा कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाई जाती है, जंतु और पादप दोनों कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद में इसकी एक और विशेषता है महत्वपूर्ण, याद रखिएगा ये जो कोशिका झिल्ली है यह अर्धपारगम्य है, याद रखिएगा कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या है, तो अर्धपारगम्य का मतलब यह है कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच है और कोशिका की सुरक्षा प्रदान करती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह कोशिका झिल्ली अंदर जो कोशिका के अंग पाए जाते हैं उनको नुकसान होने से बचाती है, ठीक है। तो यानी ये ऐसे पदार्थ को अंदर आने से रोकती है जिनकी आवश्यकता अंदर नहीं है, यानी कि ये पदार्थ अंदर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो यानी बाहर से ये अनावश्यक पदार्थ को अंदर आने से रोकती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी अंदर आवश्यकता होती है उन पदार्थों को यह झिल्ली अंदर प्रवेश करने देती है, यानी कि आवश्यक पदार्थ को तो अंदर आने देती है लेकिन अनावश्यक पदार्थ को यह अंदर आने नहीं देती है। इसलिए याद रखिएगा यह झिल्ली कैसी है, अर्धपारगम्य होती है। एक और विशेषता इसकी याद रखिएगा, ये जो कोशिका झिल्ली है ये पतली, मुलायम और लचीली होती है, ठीक है। याद रखिएगा यह झिल्ली पतली होती है, ठीक है, पतली मुलायम व लचीली होती है, ठीक है, पतली मुलायम व लचीली होती है। यह पतली होती है, मुलायम होती है और लचीली होती है। पतली मुलायम लचीली होने के कारण ही आपको पता है हमारे जो शरीर में पाई जाती है कोशिका, उसके ऊपर जो सुरक्षा कवच है वो झिल्ली होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो वो पतली मुलायम होती है तभी हमारी जो बॉडी है इधर उधर मूव कर पाती है, हमारे शरीर की कोशिकाएं इधर उधर घूम सकती है, आड़ी टेढ़ी हो सकती है। जैसे मैं गर्दन इधर उधर हिला रहा हूं, ठीक है, हाथ पैर हम हिला रहे हैं,
किस लिए हिला रहे? क्योंकि हमारी जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी है? लचीली है, मुलायम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली पतली, मुलायम व लचीली होती है। तो इतनी विशेषता कोशिका झिल्ली में आपको पता होना चाहिए। तो क्या है कोशिका झिल्ली? ये कोशिका के चारों ओर ये एक पतली मुलायम परत होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। इतना आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। चलिए, तो आगे हम देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। दूसरा है सुरक्षा कवच कोशिका भित्ति। दूसरा सुरक्षा कवच इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की हम बात करें तो कोशिका भित्ति ये पादप, केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। याद रखिएगा, केवल और केवल ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति की एक विशेषता आप याद रखिएगा। दूसरी विशेषता मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ये कोशिका भित्ति है ये कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है, या इसी को हम बोल सकते हैं कड़ी। ठीक है, कड़ी कठोर होती है, मजबूत होती है। ठीक है, मजबूत भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसी को कोशिका भित्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सेल वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार। दीवार यानी दीवार कैसी होती है? कठोर होती है। दीवार कठोर मजबूत होती है, तो दीवार की तरह ये कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में। तो याद रखिएगा ये कठोर कड़ी होती है। इसी कारण जो पेड़ पौधे की जो कोशिका होती है उसके चारों ओर जो सुरक्षा कवच होता है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो वो कोशिका भित्ति उनकी कैसी होती है? कठोर होती, कड़ी होती, मजबूत होती है। इसीलिए पेड़ पौधे का जो शरीर होता है उनका जो शरीर होता है वो हमारे शरीर की तरह लचीला नहीं होता है। ठीक है, अगर आप किसी पेड़ को बोलोगे भाई बैठ जा, तो वो क्या बैठेगा? क्या नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि उसकी जो कोशिका भित्ति कैसी है? कठोर है, मजबूत है। ठीक है, और हमारी कोशिका भी, हमारी जो सुरक्षा कवच है वो कैसा है? लचीला है, मुलायम, इसलिए हमारा शरीर इधर उधर मूव कर सकता है। फिर आगे आप देखोगे जो ये कोशिका भित्ति होती है ये पेड़ पौधे में पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से आपने डायग्राम देखा होगा कोशिका का। कुछ इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में समझा रहा हूं। कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये इस प्रकार से ये पादप कोशिका के चारों ओर ये सुरक्षा कवच पाया जाता है। तो ये जो सुरक्षा कवच है इसी को हम क्या कहते हैं? ये पादप कोशिका में जो पाया जाता है इसी को हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो कैसा है? ये कठोर है, मजबूत होता है। आगे आप देखोगे ये कोशिका जो भित्ति है ये बनी किसकी होती है? तो याद रखिएगा ये सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति याद रखिएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर में ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन देके कि इन कोशिकाओं में किसका अंतर पाया जाता है। तो पादप कोशिका में की जो झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है और पादप कोशिका की झिल्ली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिका की झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लेकिन पादप के अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन प्लांट के अंतर्गत और भी जो जीव आते हैं, जैसे याद रखिएगा शैवाल जो होती है, एल्गी आपने नाम सुना होगा, शैवाल। शैवाल की जो भित्ति होती है वो भी सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल की भित्ति भी किसकी बनी होती है? याद रखिएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, लेकिन एक कवक आता है जिसको हम फंगस बोलते हैं, ये भी प्लांट के अंतर्गत आता है, कवक या फंगस। इसकी जो भित्ति होती है इसकी भित्ति काइटिन की बनी होती है। याद रखिएगा कवक की जो भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो काइटिन की बनी होती है। एक आता है इसमें जीवाणु। याद रखिएगा जीवाणु जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, ये जीवाणु भी प्लांट के अंतर्गत आता है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। यह एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, कवक की काइटिन की, शैवाल की सेल्यूलोज की। ठीक है, तो यहां पर दो विशेष याद रखना आपको, कवक की काइटिन की बनी होती है और जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। बाकी जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सारे पेड़ पौधों की भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद में एक और विशेषता मैं आपको, चौथी विशेषता इसमें एक और बता रहा हूं कि ये जो कोशिका भित्ति है ये परमेबल होती है, पारगम्य होती है। याद रखिएगा कैसी होती है? पारगम्य होती है।
पारगम्य होती है, जबकि कोशिका झिल्ली कैसी थी, अर्ध पारगम्य थी, लेकिन ये कैसी है, पारगम्य है। पारगम्य ये इसलिए होती है कि जो ये कोशिका भित्ति है, इस भित्ति के नीचे एक और परत पाई जाती है, और ये जो परत होती है इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके नीचे, कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है कोशिका झिल्ली। तो ये जो बाहर जो परत है ये पारगम्य होती है, इसमें पानी आर पार चले जाता है, ठीक है। तो ये पारगम्य इसलिए होती है जिससे कि अंदर की जो ये कोशिका झिल्ली है वो सूखे ना, ठीक है। यानी कि झिल्ली को सूखने से बचाने के लिए ये बाहर की जो भित्ति है ये कैसी होती है, पारगम्य होती है। अगर ये पारगम्य नहीं होगी तो अंदर की झिल्ली कैसी हो जाएगी, सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य होती है। उम्मीद है कि आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो क्या क्या याद रखना है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, कठोर होती है, मजबूत होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, कवक की, काइटिन की बनी होती है, और जीवाणु की, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और कैसी होती है, ये पारगम्य होती है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको कोशिका भित्ति में समझ में आ गई होगी। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम कोशिका का दूसरा भाग पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य इसी को हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ आपको देखने को मिलेगा जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कुछ इस प्रकार से जो ये कोशिका होती है, ये कोशिका झिल्ली और बीच में इसके पाया जाता है केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक तरल लिक्विड पदार्थ भरा हुआ रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के अंदर भी एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है जीव द्रव्य। याद रखिएगा, जीव द्रव्य कहा जाता है, या इसी को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य की हम बात करें या जीव द्रव्य की बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम की थी 1835 में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। याद रखिएगा, डुजार्डिन ने इसकी खोज की थी 1835 में, और इसका नाम दिया था सारकोड। सारकोड इसका नाम दिया था। फिर आगे आप देखोगे 1839 में एक विद्वान आते हैं पुरकिंजे, और पुरकिंजे ने इसका नाम दिया क्या, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा पुरकिंजे ने इसका नाम दिया था ये 1839 में। फिर आगे 1861 में एक विद्वान आते हैं मैक्स सुल्ज। ये जो मैक्स सुल्ज है इन्होंने जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा मैक्स सुल्ज ने जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था। तो ये तीन विद्वान है जीव द्रव्य से जुड़े हुए। 1835 में खोज डुजार्डिन ने की थी, 1839 में इसका नाम कोशिका द्रव्य पुरकिंजे ने दिया था, और 1861 में मैक्स सुल्ज ने जीव द्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आगे पढ़ने से पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखें इसमें और क्या क्या एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं कोशिका द्रव्य से। तो कोशिका द्रव्य क्या है, तो याद रखिएगा कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जो कोशिका द्रव्य है इसके दो भाग होते हैं। याद रखिएगा कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं, दो भाग से मिलकर कोशिका द्रव्य बना होता है। ये दो भाग कौन कौन से हैं, तो एक होता है इसका, एक भाग होता है इसमें सबसे ज्यादा पानी, ठीक है, पानी 80% होता है इसमें, और दूसरा भाग होता है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। याद रखिएगा ये दो भाग से मिलकर बना है कोशिका द्रव्य। एक तो है इसमें पानी और दूसरा भाग है क्या, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। पानी कितना होता है, 80% होता है, और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होता है कितना, 20%। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ का मतलब यह है कि जिनमें कार्बन होता है उन्हें कार्बनिक पदार्थ, और जिनमें कार्बन नहीं होता है उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जैसे कि इसमें आता है प्रोटीन आता है, ठीक है, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, लिपिड हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो ये सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कार्बनिक। लेकिन अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है, और भी जितने भी मिनरल्स है वो सब अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो ये इन पदार्थों की मात्रा
कोशिका द्रव्य में 20% होती है और शेष जो हिस्सा होता है 80% वो किसका होता है, पानी का होता है। ठीक है, जो जितनी भी कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, याद रखिएगा कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो सारी कहां पर होती है, जीव द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक है, तो ये इतनी सामान्य जानकारी मैंने आपको कोशिका द्रव्य के बारे में बताई। अब आगे हम देखते हैं कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचनाएं। कौन कौन सी रचना कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, तो देखिएगा जरा। कोशिका द्रव्य में मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय, रिक्तिकाएं, हरित लवक, ये सारी जो कोशिका के अंग है, ये सारे अंग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो एक एक अंगों पर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यदि हम बात करें, इसी को हम अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। हिंदी में अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका। सर्वप्रथम इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1945 में पोर्टर ने की थी। याद रखिएगा, 3 विद्वान आते हैं इससे जुड़े हुए खोज से। एक पोर्टर आता है, एक आता है इसमें पुलमैन और एक आता है क्लाउड। याद रखिएगा, पोर्टर, पुलमैन और क्लाउड को इसकी खोज का श्रेय जाता है। कब? 1945 में। लेकिन इसे सर्वप्रथम देखा था किसने? गॉर्नियर ने। याद रखिएगा, गॉर्नियर नामक विद्वान ने इसे सर्वप्रथम देखा था। ठीक है, लेकिन खोज की बात करें तो 1945 में पोर्टर, पुलमैन और क्लाउड ने इसकी खोज सर्वप्रथम की थी। ठीक है, इतनी सामान्य ये खोज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझिएगा डायग्रामेटिकल। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये डायग्राम में ये कोशिका, ठीक है, ये कोशिका, इसका कोशिका का ये सुरक्षा कवच जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, और ये बीच में पाया जाता है इसके क्या? केंद्रक। अब केंद्रक के चारों ओर आपको नलिका युक्त जालीनुमा इस प्रकार से रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। नलिका आकार में जालीनुमा रचना आपको देखने को इस प्रकार से मिलेगी। तो ये नलिका युक्त जालीनुमा जो रचना आपको दिखाई दे रही है केंद्रक के चारों ओर, इसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार है इसके, देखते हैं। इसके जो 2 प्रकार है, इसके 2 प्रकार है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा, एक होता है रफ जिसे हम खुरदरा कहते हैं, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा स्मूथ यानी कि इसे हम चिकना कहते हैं। ठीक है, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार के रेटिकुलम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये केंद्रक के पास पाया जाता है। याद रखिएगा, दोनों में क्या अंतर है? तो रफ वाला, खुरदरा वाला, ये केंद्रक के पास पाया जाता है, जबकि ये जो चिकना वाला होता है, ये चिकना वाला कोशिका झिल्ली के समीप पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के पास पाया जाता है। ठीक है, खुरदरा, इसकी सतह खुरदरी होती है। ठीक है, और चिकने वाले की जो सतह होती है, बाहरी सतह, वो कैसी होती है? चिकनी होती है। ठीक है, तो चिकना वाला कोशिका झिल्ली के पास पाया जाता है और खुरदरा कहां पाया जाता है? केंद्रक के पास। देखो आप डायग्राम में देखो इसको, तो ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के पास में, केंद्रक के पास में पास वाला जो हिस्सा है, ये होता है कैसा? खुरदरा। जबकि जो ये कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के पास वाला जो हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो कोशिका झिल्ली से लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा कैसा होता है? चिकना होता है। ठीक है, तो केंद्रक के पास ये खुरदरा होता है, जबकि कोशिका झिल्ली के पास में कैसा होता है? चिकना होता है। ठीक है, आगे हम बात करें इसमें और क्या अंतर है, तो जो ये खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम के कण चिपके रहते हैं। राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, किस पर पाया जाता है राइबोसोम? तो याद रखिएगा, रफ वाले
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि आप देखोगे जो रफ है यानी खुरदरा वाला जो हिस्सा है उस पर आसानी से राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं, जबकि जो ये स्मूथ है इस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते, क्योंकि इसकी जो बाहरी सतह है वो लिपिड का स्त्राव करती है, जिससे बाहरी सतह कैसी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, और चिकनी सतह पर राइबोसोम के कण आसानी से चिपकते नहीं है, इसलिए ये बाहर ये जो चिकना वाला है इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, खुरदरे पर ही राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें इसमें और क्या अंतर है रफ और चिकने में, तो जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। याद रखिएगा ये किसका कार्य करता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि ये जो चिकना होता है, ये चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। तो ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है तो किसका निर्माण करेगा, तो याद रखिएगा ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, कोलेस्ट्रॉल व स्टेरॉइड का निर्माण करता है, स्टेरॉइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो स्टेरॉइड व कोलेस्ट्रॉल का निर्माण चिकना वाला करता है। ठीक है, और प्रोटीन का संश्लेषण करता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इतना सामान्य अंतर आपको पता होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और क्या क्या यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इन पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, याद रखिएगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना होता है, बना किसका है ये रचना, तो याद रखना ये लिपोप्रोटीन का बना होता है। लिपोप्रोटीन अभी बताया था मैंने, लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लिपोप्रोटीन का बना होता है। दूसरा इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं पाया जाता है, जबकि यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में केवल आपको यह यूकेरियोटिक कोशिका में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में मैंने आपको अंतर बताया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जीवाणु और नील हरित शैवाल आती है, तो जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष जितने भी प्राणी हैं उनमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जो जीवाणु और नील हरित शैवाल है उसमें यह नहीं पाया जाता है। अब जितने भी यूकेरियोट्स जीव हैं उनमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे कि मानव हुआ, जितने भी स्तनधारी जीव है ये सारे यूकेरियोट्स होते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। तो जितने भी स्तनधारी जीव है, याद रखिएगा जितने भी स्तनधारी जीव है, इन स्तनधारी जीव की जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा जितने भी स्तनधारी जीव है, इन स्तनधारी जीव की आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, जबकि स्तनधारी जीव कैसे हैं, यूकेरियोटिक है, और यूकेरियोटिक जीव में याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। लेकिन अपवाद क्या है, यूकेरियोटिक के अंतर्गत जो स्तनधारी जीव आते हैं उनके आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। एक और महत्वपूर्ण विशेषता आपको बता रहा हूं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको इस कोशिका में कंकाल तंत्र की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहां से प्रश्न आता है कि कोशिका का कंकाल तंत्र कौन बनाता है, तो याद रखिएगा कोशिका का कंकाल तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। या ऐसा भी आता है कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सामान्य जानकारी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरी रचना देखते हैं कोशिका द्रव्य की। चलिए तो आगे हम बात करते हैं राइबोसोम की। दूसरा हम यहां पर अंग देख रहे हैं कोशिका का, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली दूसरी रचना है राइबोसोम। राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम की बात करें सबसे पहले हम इसकी खोज की, तो इसकी खोज 1955 में पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखिएगा पेलाडे, कहीं कहीं पेलेड भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश में ये कुछ इस प्रकार से पेलेड, अब इसको पेलाडे पढ़ लो या पेलेड। तो पेलाडे या
पेलेट कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनकी खोज की थी, राइबोसोम की खोज 1955 में पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, ये प्रोटीन व आरआरएनए के बने होते हैं। प्रोटीन व आरआरएनए के ये बने होते हैं, ठीक है। राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो प्रोटीन और आरआरएनए से राइबोसोम का निर्माण होता है। आगे आप देखोगे, ये जो राइबोसोम है, यह राइबोसोम का जो साइज होता है, राइबोसोम के साइज की हम बात करें तो इसका आकार होता है 150 से 250 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा, 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम तक इसका साइज होता है, ठीक है। तो आकार की अगर हम बात करें तो इसका आकार कितना होता है? 150 से 250 एंगस्ट्रॉम इसका आकार होता है। आगे हम देखें, ये जो 150 से 250 एंगस्ट्रॉम जो इसका साइज है, तो याद रखिएगा, ये जो राइबोसोम है ये सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग। ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि कोशिका का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। साइज कितना है? 150 से 250 एंगस्ट्रॉम इसका साइज होता है। कहाँ पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो कोशिका होती है और कोशिका के चारों ओर इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। आप देखोगे ये इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी मैंने आपको बताया था। तो ये जो राइबोसोम है ये कण के रूप में इस प्रकार से केंद्रक से और खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर ये चिपके हुए रहते हैं। और कभी कभी ये राइबोसोम अकेले कोशिका द्रव्य में इस प्रकार गुच्छे के रूप में भी ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनकी कुछ मात्रा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। और पादप कोशिका में ये हरित लवक के अंदर भी पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपको मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और पादप कोशिका में पाया जाता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है। हरित लवक में ये पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य में ये गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में गुच्छे के रूप में ये पाए जाते हैं, गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं? याद रखिएगा, कोशिका में खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और कोशिका द्रव्य में ये गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सामान्य सी जानकारी थी राइबोसोम की जो मैंने आपको बताई। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे मैं बता रहा हूं आपको। चलिए, तो आगे हम इसमें और क्या क्या एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं, याद रखिएगा, ये राइबोसोम झिल्ली रहित रचना है, झिल्ली रहित रचना होती है, झिल्ली रहित रचना होती है। ये एग्जाम में भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है? तो याद रखिएगा, राइबोसोम झिल्ली रहित है, यानी राइबोसोम के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। एक राइबोसोम और दूसरा अभी आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। ये दो ऐसी रचनाएं जो झिल्ली रहित होती है, ठीक है। इसके बाद में इसमें एक और फैक्ट याद रखना, ये जो राइबोसोम है इसे कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं। यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि किसे कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं? तो याद रखिएगा, राइबोसोम को कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम है ये किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? हरित लवक के अंदर पाया जाता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो कोशिका है और कोशिका द्रव्य में जो भी रचनाएं हैं, ठीक है, वो सारी क्या है? कोशिका के अंग है। तो राइबोसोम भी क्या है? एक प्रकार से कोशिका का अंग है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का कोशिका का अंग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिकांग है और राइबोसोम भी कोशिकांग है। तो आप देख रहे हो कि राइबोसोम जो कोशिकांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जा रहा है, जो कि क्या है? एक प्रकार का कोशिकांग है। यानी कि कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं किसे? राइबोसोम को। क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम खुद कोशिकांग है और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? कोशिकांग है। तो एक कोशिकांग के अंदर दूसरा कोशिका का अंग पाया जाता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा कोशिकांग के अंदर कोशिकांग राइबोसोम को कहा जाता है। आगे हम राइबोसोम के प्रकार की बात करें तो राइबोसोम अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार का होता है। राइबोसोम याद रखिएगा अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार का होता है। सेडिमेंट कोफिशिएंट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक राइबोसोम होता है 70S प्रकार का और दूसरा राइबोसोम होता है 80S प्रकार का। याद रखिएगा 70S प्रकार और 80S प्रकार का राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। ये किसके आधार पर बता रहा हूं? अवसादन गुणांक के आधार पर, अवसादन गुणांक के आधार पर, अवसादन गुणांक यानी सेडिमेंट कोफिशिएंट के आधार पर ये दो प्रकार के हैं। अब दोनों में क्या अंतर है 70S और 80S में, इसको थोड़ा सा समझना। ये जो 70S प्रकार का राइबोसोम है ये आपको मिलेगा कहां पर? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। याद रखिएगा ये आपको कहां मिलेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसके अलावा ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके अलावा ये मिलेगा आपको कहां पर? हरित लवक में। अभी मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी राइबोसोम पाया जाता है। तो वो कौन सा राइबोसोम होता है? 70S प्रकार का होता है। और जो केंद्रक झिल्ली के ऊपर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। तो 70S प्रकार का राइबोसोम याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है, जबकि 80S प्रकार का राइबोसोम ये आपको कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको केंद्रक झिल्ली के ऊपर और खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, या हम यूं कहें कि यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या होता है इसमें? तो दूसरा अंतर ये होता है कि ये जो 70S राइबोसोम है ये इसकी दो उप इकाई होती है। जो 70S राइबोसोम है इसकी दो उप इकाई होती है। दो उप इकाई कौन कौन सी है इसकी? तो याद रखिएगा जो ये 70S राइबोसोम है इसकी दो उप इकाई है। एक इकाई इसकी बड़ी होती है और एक इकाई छोटी होती है। तो जो बड़ी इकाई होती है ये 50S प्रकार की होती है और जो छोटी इकाई होती है वो 30S प्रकार की होती है। ठीक है, यानी कि 50S और 30S दो उप इकाई से मिलकर एक 70S प्रकार का राइबोसोम बनता है। ठीक है, जबकि इधर 80S की बात करें हम तो ये जो 80S प्रकार का राइबोसोम है इसकी जो दो उप इकाई है इसकी भी एक बड़ी उप इकाई होती है और एक छोटी होती है। तो जो बड़ी उप इकाई है वो 60S प्रकार की होती है और छोटी उप इकाई होती है इसकी 40S प्रकार की। ठीक है, तो 60S और 40S दो उप इकाई से मिलकर ये 80S प्रकार का राइबोसोम बनता है। तो आगे हम बात करें अगला अंतर इसमें देखें तो इसमें अंतर होता है आणविक भार का। आणविक भार की बात करें तो जो 70S प्रकार का राइबोसोम है इसका जो आणविक भार होता है वो होता है 2.7 गुणित 10 की पावर 6 डाल्टन। याद रखिएगा 70S प्रकार का आणविक भार कितना होता है? तो 2.7 इंटू 10 की पावर 6 डाल्टन होता है। जबकि इधर 80S प्रकार के राइबोसोम का आणविक भार देखें तो इसका आणविक भार कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका आणविक भार होता है 4.7 इंटू 10 की पावर 6 डाल्टन। ठीक है, यहां पर 4 है, 4.7 है और यहां पर 2.7 है। आसानी से याद हो जाएगा, यहां पर 2.7 है और इसका डबल कर दो, 2 का 4.7 गुणित 10 की पावर 6 डाल्टन। आणविक भार किसका होता है? 80S प्रकार के राइबोसोम का होता है। ठीक है, अगला अंतर आप देखोगे इसमें, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे हम देखते हैं इसमें और क्या क्या अंतर है। तो जो ये 70S प्रकार का राइबोसोम है इसका रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन की बात करें हम यहां पर, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन की बात करें तो 70S प्रकार का जो राइबोसोम है इसका रासायनिक संगठन किस किस से मिलकर बना होता है? तो जो 70S प्रकार का राइबोसोम है ये बना होता है प्रोटीन से मिलकर। ठीक है, और इसमें पाया जाता है क्या? RNA। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राइबोसोम प्रोटीन और RNA से मिलकर बना होता है। तो 70S प्रकार के जो राइबोसोम होता है इसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है 40% और RNA होता है कितना? 60%। ठीक है, याद रखिएगा प्रोटीन 40% होता है इसमें और RNA कितना होता है? 60%। जबकि 80S प्रकार की हम बात करें तो इसमें जो प्रोटीन होता है, इसमें जो प्रोटीन होता है ये इसमें होता है 60% प्रोटीन और जो RNA होता है, RNA कितना होता है? तो याद रखिएगा 40% RNA होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसमें प्रोटीन 40 तो इसमें प्रोटीन कितना है? 60। इसमें RNA 60 तो इसमें RNA कितना होता है?
140 होता है। ठीक है, तो इतनी सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये 70S प्रकार का राइबोसोम है, यदि दो 70S प्रकार के राइबोसोम को आपस में मिला दिया जाए, यानी जब दो 70S प्रकार के राइबोसोम आपस में मिल जाते हैं ये दोनों, तो याद रखिएगा 100S प्रकार का डाइमर बनता है। 100S प्रकार का डाइमर बनता है। यह भी एग्जाम में आ चुका है कि दो 70S प्रकार के राइबोसोम से कितने S प्रकार का राइबोसोम बनता है, तो 100S प्रकार का राइबोसोम बनता है, या इसे हम डाइमर कहते हैं। जब दो राइबोसोम के अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम डाइमर कहते हैं। ठीक है, तो दो 70S से के मिलने से 100S प्रकार का डाइमर बनता है। यहां पर हम एग्जाम में गलती ये करते हैं कि 70 और 70 को जोड़ देते हैं और 140 ऑप्शन हम टिक कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो याद रखिएगा, दो 70 के जुड़ने से 180S प्रकार का डाइमर बनता है। इधर हम 80 की बात करें तो दो 80S प्रकार के राइबोसोम के जुड़ने से 120S प्रकार का डाइमर बनता है। याद रखिएगा, दो 80 के मिलने से 120S प्रकार का डाइमर बनता है। तो ये अंतर होता है राइबोसोम में, ये अंतर होता है 70S प्रकार और 80S प्रकार के राइबोसोम में। ठीक है, तो ये दो प्रकार के राइबोसोम मैंने बताया आपको अवसादन गुणांक के आधार पर। अब यहां पर ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपको यहां पर एक बात समझ में नहीं आई होगी कि ये 70S और 80S आखिर है क्या। अंतर तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी तक आपके दिमाग में ये नहीं समझ में आया होगा कि ये 70S और 80S है क्या। तो इसको पूरा डिटेल में आप थोड़ा सा समझिएगा। 70S और 80S का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता दूं। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो जो ये राइबोसोम है, इस राइबोसोम का अध्ययन करने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, याद रखिएगा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में राइबोसोम का अध्ययन किया जाता है। अब जो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो यंत्र है, इसमें किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, इसको प्रैक्टिकली समझो। आपने एक यंत्र देखा होगा, दूध से फैट निकालने की मशीन, गांव में आपने देखी होगी। अभी तो आधुनिक मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले एक पहिया आया करता था, गोल पहिया। ठीक है, और छोटी छोटी कैपिलरी रहती थी। ठीक है, नलिका होती थी, उनमें दूध का सैंपल डाल दिया जाता था और डालने के बाद में उस पहिए को गोल गोल घुमाया जाता है। ठीक है, जिससे फिर बाद में उन नलिकाओं में फैट देखा जाता था कि कितना फैट है। इसी प्रकार का यह अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र होता है। इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र में भी एक नलिका होती है। ठीक है, एक नलिका होती है, कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, कुछ इस प्रकार की एक नलिका होती है। इस नलिका में क्या किया जाता है, राइबोसोम का सैंपल डाल दिया जाता है। अब राइबोसोम का सैंपल इसमें हम भर देंगे। अब राइबोसोम का सैंपल जब इसमें हम भर देते हैं, ये इस प्रकार से राइबोसोम हम इसमें क्या करते हैं, भर देते हैं। अब जब राइबोसोम यहां पर हमने भर दिया, तो इस नलिका को हम इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र में अंदर डाल देते हैं और इसको तेजी से, जोर से हम तेजी से घुमाते हैं। तो जब इसके पहिए को हम घुमाते हैं, तो घुमाने से होता क्या है कि इसके अंदर जो राइबोसोम का द्रव्य भरा हुआ है, इसके कण बिखर जाते हैं। ठीक है, इसके कण क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप देखोगे कि ये जो नलिका है, घुमाने के बाद में इसके अंदर जो द्रव्य भरा था, उसके कण क्या होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देखोगे तो राइबोसोम के कण अलग अलग हो जाते हैं। अब जब कण अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हम इसको एक जगह, इस नलिका को स्थिर रख देंगे। स्थिर रखने के बाद होता क्या है कि ये जो कण है, ये कण ऊपर से नीचे धीरे धीरे तली में बैठने लगते हैं। यानी ये कण क्या होंगे, ये कण जो राइबोसोम के इस प्रकार से जो ये कण है, ये कण क्या होंगे, नीचे की ओर धीरे धीरे तली में बैठने लगेंगे, यहां पर इकट्ठा होने लगेंगे। तो जब ये राइबोसोम के कण नीचे की ओर तली में बैठते हैं, ऊपर से जब नीचे तली की ओर आते हैं गति करके, तो इनकी गति मापी जाती है। याद रखिएगा, यहां पर जब ये कण ऊपर से नीचे तली में बैठते हैं तो इनकी गति मापी जाती है, और इनकी गति मापने की जो यूनिट होती है वो होती है स्वेडबर्ग। याद रखिएगा, इनकी गति मापने की जो यूनिट होती है वो होती है क्या, स्वेडबर्ग में इनकी गति को मापा जाता है। क्योंकि राइबोसोम क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग है, काफी इसकी जो साइज होता है काफी छोटा होता है, 150 से 250 एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसकी गति मापने के लिए भी बहुत ही छोटी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है स्वेडबर्ग। तो स्वेडबर्ग में इसकी चाल को माप लिया जाता है। तो इसमें दो प्रकार की चाल आती है। एक तो इसमें वे कण होते हैं जिनकी जो गति होती है नीचे की ओर बैठने की, वो होती है 70 की। कितनी होती है, 70 की। और किससे मापा जाता है, स्वेडबर्ग से। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो जिनकी चाल जो होती है 70 होती है, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट में 70 जिसकी चाल होती है उसको 70s प्रकार का राइबोसोम कहते हैं। और जिन कणों की चाल 80 की होती है, याद रखिएगा, जिन कण की चाल स्वेडबर्ग यूनिट में 80 होती है उनको हम 80s प्रकार का राइबोसोम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जिनकी चाल 70 स्वेडबर्ग होती है वो 70s प्रकार का राइबोसोम, और जिनकी चाल 80 होती है वो 80s प्रकार का राइबोसोम होता है। तो ये जो दो प्रकार के राइबोसोम है वो किसके आधार पर है? अवसादन गुणांक के आधार पर। अवसादन मतलब ये जो कण है, ये कण एक जगह नीचे इकट्ठे हो रहे हैं, तो किस चाल से नीचे इकट्ठे हो रहे हैं? तो दो प्रकार की चाल से नीचे इकट्ठे होते हैं, एक 70 की और एक 80 की चाल से ये नीचे की ओर तली में बैठते हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के राइबोसोम है, एक 70s प्रकार का और एक 80s प्रकार का। तो ये जो एस है ये स्वेडबर्ग है, और एक स्वेडबर्ग बराबर होता है 10 की पावर -13 सेकंड। याद रखिएगा, 10 की पावर -13 सेकंड के बराबर होता है एक स्वेडबर्ग, यानी काफी छोटी यूनिट है, माइनस में इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, माइनस पावर किसमें है? माइनस में है, -13, ठीक है। तो वो 10 की पावर -13 सेकंड बराबर एक स्वेडबर्ग होता है। आगे आप देखोगे प्रश्न यह भी एग्जाम में आता है कि राइबोसोम का अध्ययन किस यंत्र में किया जाता है? तो इसका अध्ययन किया जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में। तो उम्मीद है कि आपको राइबोसोम की ये इतनी सामान्य जानकारी समझ में आ गई होगी। साथियों, आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं आपको, इसके बाद में आगे के जितने भी कोशिकाएं हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।